हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला। ऋषिकेश उत्तराखंड पुलिस के रीजनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है, जिसमें कि आज हम 50 नंबर का बोले तो 50 क्वेश्चंस रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट हम शुरू करें इससे पहले आप क्या काम कर सकते हैं, पेन और पेपर लेके हमारे साथ बैठिए और जो भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन जो आपको सही लगता है उसे टिक कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए कि सर 50 नंबर में मेरा इतना स्कोर हुआ। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि जो हमारा ये सेशन है आज का, हमने टारगेट रखा है कि अगर इसमें 500 लाइक आते हैं तो ये सेशन हम हफ्ते में कंटिन्यू करेंगे। आगे भी हर हफ्ते हम 50-50 क्वेश्चन के रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। लेकिन अगर 500 से कम हुए या 500 से ज्यादा लाइक हो जाते हैं, 500 से ज्यादा हो गए, मान लो कि 800 लाइक का अगर हमने आपने कर दिए तो 800 लाइक में हम हर हफ्ते में 2 बार ये प्रैक्टिस सेशन आपके साथ करेंगे, जिससे कि आपका रीजनिंग का जो स्कोर है वो 50 के पास पहुंच जाएगा, 45 से 50 के पास पहुंच जाएगा। और पूरे सेशन में एक चीज आपको समझ में आएगी कि रीजनिंग करनी कैसे है, रीजनिंग करने की जो कला है, रीजनिंग में देखना क्या है, सोचना क्या है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। पहला क्वेश्चन आपके पास है, आई होप आपने पेन और पेपर अपने पास कर लिया होगा और कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उससे पहले उसका आंसर टिक जरूर कीजिए कि हाँ इसका आंसर ये है, और लास्ट में अपना जो भी स्कोर है वो जरूर कमेंट कीजिए कि सर मेरे 50 में से इतना स्कोर आया। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और आयरन, मतलब हीमोग्लोबिन और लोहा लिखा हुआ है और क्लोरोफिल के साथ क्या है। तो पहले आपने ना रिलेशन देखना है। आपने ये देखा कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आपने बोला आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, है ना। इसी तरह से जो क्लोरोफिल है उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। बिना मैग्नीशियम की प्रेजेंस के आपका क्लोरोफिल नहीं बन सकता। इसी तरह से बिना आयरन की प्रेजेंस के आपका हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता। इसलिए जिन लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी होती है उन्हें आयरन की बनी हुई चीजें, आयरन की कढ़ाई में कहा जाता है कि बच्चों खाना खाओ, हरी सब्जियां खाओ, वहां से आपकी आयरन की पूर्ति हो जाएगी। कहां से क्वेश्चन है ये, तो टॉपिक का नाम भी बताता रहूंगा, एनालॉजी। एनालॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का क्वेश्चन है। ये टॉपिक आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी सादृश्यता की, वहां से आप कर सकते हैं इस टॉपिक को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा आपने, फॉग से क्या विजिबिलिटी, फॉग का रिलेशन देखना है आपने। फॉग का रिलेशन विजिबिलिटी या धुंध से दृश्यता कम हो जाती है। धुंध से क्या हो रहा है भैया, तो आपने कहा धुंध से दृश्यता कम हो रही है। एड्स, एड्स से क्या कम होता है, एड्स से कम क्या होता है, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म ये होती है। डेफिशिएंसी आ रहा है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। इम्यूनिटी डेफिशिएंसी है ना, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए आपका आंसर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है एड्स से। मतलब अगर किसी आदमी को एड्स है तो उसे अगर जुकाम लगेगा तो भयंकर लगेगा और जुकाम से ही उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। समझ रहे हैं? रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, सारी बीमारियां जल्दी जल्दी लग सकती हैं और बीमार रहने लगता है इस तरह का आदमी। ठीक है, चलिए कहाँ का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। अगला आपने देखा 14 से 9 हो रहा है, आपने ये करना है कि 14 से 9 तक पहुंचना है। ऐसा क्या करें, और 14 और 9 के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है। तो आपने कहा कि 14 में 7 तक पहुंचो और फिर 9 तक पहुंचो, तो 14 का अगर आप हाफ करते हो, आधा करते हो, तो 7 आता है और 7 में 2 जोड़ लेते हो तो 9 आ गया। ऐसे ही 26 का आधा किया तो 13 आया, उसमें 2 जोड़ लिया 15 आ गया। जो आपने लॉजिक सोचा वो अगर ऑप्शन में मिल रहा है ना, तो आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, कोई दिक्कतें नहीं है। अपना स्कोर भी देखते रहिए, ठीक है ना। अगला आपने क्वेश्चन देखा भैया, जो सिंबल्स हैं उन्हें इंटरचेंज करवा रहा है और बोल रहा है कि क्या आएगा। तो आपने क्या करना है,
मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दिया, तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ 16 प्लस 3। प्लस का मतलब क्या है, देखो प्लस का मतलब कहाँ गया, प्लस तो है ही नहीं लिखा हुआ, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है क्या, प्लस का मतलब माइनस है तो लिखा हुआ, प्लस का माइनस है। और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब डिवाइड है, किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से। और डिवाइड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बॉड मास अप्लाई करना है आपने, बॉड मास। बॉड मास क्या कहता है, पहले डिवाइड को करो, फिर मल्टीप्लाई को करो, फिर सम करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, इस तरह से आपने करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, 5/2 आ जाएगा, लिखूं इसे यहाँ पे, 16 + 3 -5/2 गुणा गए 4, ऐसे ही होना है। 2 से ये 4 कट गया, 2 आ गया, 2 पंजे कितना हो गया, 10 हो गया। अब 16 और 3 कितने होते हैं, 19 होते हैं। 19 में से 10 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपका उत्तराखंड पुलिस का पेपर आएगा। 50 क्वेश्चन होंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो प्राण निकल जाएंगे। ये याद रखना, रीजनिंग भले ही आसान होती है, मगर बिना प्रैक्टिस के भाई साहब आसान से आसान टॉपिक ऐसा लगेगा कि प्राण निकाल देगा आपके, ठीक है ना। तो ये करना है। सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में आपने देखा 70 से 71 हो रहा है, फिर 76 हो रहा है, आपने बोला 1 जोड़ रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, फिर यहाँ पे क्या करूं, फिर 70 दोबारा से आ रहा है। जैसे ही 70 यहाँ पे आया ना, तो आपने बोला अच्छा अगर मैं यहाँ 70 लिख दूं, तो आपको समझ में आ रहा है 2 छोड़ के 70 आ रहा है, फिर 2 छोड़ के 70 आ रहा है। आपने गेस वर्क जरूर करना है और फिर उस लॉजिक को फिट करने की कोशिश करनी है, हाँ यही हो रहा है। फिर 71 से 80 हो रहा है, 81 हो रहा है, 10 जोड़ रहे हैं, 81 से 91 हो रहा है। आपने बोला बिल्कुल सर सही चल रहा है। 76 से 86 हो रहा है, और 86 से अगर बाद वाला पूछते तो 96 होता, मगर हमसे कौन सा पूछा था, ये वाला ऑप्शन पूछा था, तो 70 वाला केवल एक ही ऑप्शन है। एक क्वेश्चन आपके लिए, आपने इसका आंसर करके बताना है। इस क्वेश्चन का नंबर दे देते हैं हम 105। इसका क्या आंसर आएगा, एक प्रैक्टिस के लिए आपके लिए जरूर होना चाहिए क्वेश्चन, ये मेरा हमेशा मानना है। वैसे तो पूरा का पूरा पेपर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ही है। 6 आपने देखा, मिसिंग नंबर, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, विलुप्त संख्या को मिसिंग नंबर, है ना, इसका क्वेश्चन है इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर। अब आपने देखा 2 से 5 हो रहा है, तो आपने बोला 2 का स्क्वायर करते हैं प्लस 1 करते हैं, 5 हो गया। 3 से 8 हो रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, मगर प्लस करेंगे तो नहीं होगा। फिर आपने देखा 2 का डबल किया, 2 का डबल किया, उसमें 1 जोड़ दिया और फिर यहां लिख दिया, आपने बोला ठीक है। 3 का डबल किया, ओके 6 हो गया, उसमें 2 जोड़ दिया, आपने बोला 8, उसे यहां लिख दिया। 4 का डबल किया, आपने बोला ठीक है, कितना आ गया 8। 8 में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा और 3 को यहां लिख दिया, तो आपने बोला 11 हो रहा है। ऐसे ही 1 का डबल किया 2, 2 में कितना जोड़ना है, 1 का डबल किया 2, 2 में कितना जोड़े 4, और कहां लिख दें, यहीं ऊपर लिख दे, 6 आ गया। तो आपने बोला ठीक है जी, बिल्कुल लॉजिक हमें समझ में आ गया। किसी बच्चे को अगर कोई और लॉजिक इसका आ रहा है, कुछ और लॉजिक वो सोच पा रहा है, तो वो भी कमेंट करके बताए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो भी लॉजिक होंगे, रीजनिंग आपको पूरी आजादी देती है अलग अलग तरह के लॉजिक सोचने की, समझने की, और उस तरह से आंसर देने की। फिर आपने देखा यहाँ पे विलुप्त संख्या बतानी, तो डायरेक्ट ना यहां मत सोचा करो, पहले यहां से लॉजिक ढूंढो कि क्या लॉजिक लगना चाहिए। आपने देखा कि अगर इन दोनों नंबर को जोड़ दें तो 66 आ रहा है, और 66 का 1/3 कर दें, मतलब 3 से डिवाइड कर दें 66 को, तो कितना आता है, 22 आता है। आपने फिर बोला कि भाई अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 33 आता है, 33 का 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 11 आ गया, 11 आ गया, 11 आ गया। फिर आपने बोला कि यहां पे अगर मैं इन दोनों को जोड़ता तो क्या हो रहा है, 104 हो रहा है, 104 3 से डिवाइड नहीं होता, तो मतलब मुझे कुछ और नंबर जोड़ना होगा। तो एक और चीज आपने लॉजिक देखी कि दो बड़े नंबर को जोड़ रहा है, दो बड़े नंबर को जोड़ रहा है, मतलब 60 तो जुड़ेगा, जुड़ेगा पक्का है। 60 में कुछ जुड़ना है। अब आपने बोला 72 अगर जोड़ लूं 60 में तो क्या होता है, 60 में 72 अगर आपने जोड़ दिया तो देखो कितना हो रहा है, 132 हो रहा है। इसे अगर 3 से डिवाइड किया, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 44 आ रहा है। आपने बोला ठीक है, तो 72 आंसर हो जाएगा। लॉजिक जरूरी नहीं है कि पहली बार में आपको दिख जाए, घबराना बिल्कुल नहीं है। लॉजिक पहली बार में ना दिखे, पहला लॉजिक सोचो कुछ करके, दूसरा लॉजिक सोचो कुछ करना है, तीसरा लॉजिक सोचिए,
3 लॉजिक करने के बाद भी अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना दिखे तो आपने क्वेश्चन को छोड़ना है और आगे बढ़ जाना है, और आप आगे बढ़ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आया। एनालॉजी बेस्ड नहीं है ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है। क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब एक ही तरह की जो चीजें हैं उनको देखना है। तो पैरट, क्रो और स्पैरो ये तीनों पक्षी हैं, मगर जो बैट है, जो चमगादड़ है, वो क्या है? तो आप बोलेंगे ये मैमल है। केवल मैमल एक है और सारे क्या है? पक्षियों की प्रजातियां हैं। मैमल एक है तो ये अलग हो जाएगा, इसलिए इसे हम कह देते हैं क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट भी कह सकते हैं। बैंगलोर, नागपुर, भोपाल और रांची, तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो इन सब में कुछ कॉमन होगा। क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है। बैंगलोर आप कहें बेंगलुरु, आप कहें तो कर्नाटक की राजधानी है। भोपाल कहें एमपी की राजधानी है। रांची के बारे में बताइए कहाँ की राजधानी है तो राजधानी। नागपुर अलग हो जाएगा, नागपुर कहीं की राजधानी नहीं है, नागपुर महाराष्ट्र में है। कमेंट करके बताइए कि रांची कहाँ की राजधानी है। रांची कहाँ की राजधानी है? चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखा। 1 से 0 हो रहा है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही इन दोनों के बीच में हो सकता है, वही इनके बीच में हो सकता है, वही इनके बीच में हो सकता है। तो आपने कहा कि 1 का स्क्वायर किया, उसमें से 1 घटा लें तो 0 आ जाता है। मैंने कहा ठीक है। 6 के स्क्वायर में से 1 घटा लें तो 35 आ जाता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। 7 के स्क्वायर में से 1 घटाओगे तो 50 नहीं आता। कितना आता है? 48 आता है। मगर 3 के स्क्वायर में से 1 घटाओगे तो 8 आता है। बिल्कुल सही। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, जो कि अलग है, वो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अलग जो है उसे पहचानना है। इसमें इंस्ट्रक्शन लिख दूं तो ऑड वन आउट इस तरह से लिखेगा। ऑड वन आउट कीजिए। हिंदी में कहेगा विषम पद पहचानिए। पद पहचानिए, पहचानिए। ठीक है जी। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या है। कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड सवाल है। डिस्क्रिप्शन में आपको कोडिंग डिकोडिंग के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां से आप कर सकते हैं। इस सवाल को देखते हैं कि क्या कह रहा है। बिलीफ को लिख रहे हैं ये। अगर आपको नंबरिंग याद होती तो आप लिखते 2 होता है, 5 होता है, 12 होता है, 9 होता है, 5 होता है, 6 होता है। बिलीफ को लिख रहे हैं 1, 2 से 1 कम हुआ, फिर 1 बढ़ाया। पहले 1 कम हुआ, फिर 1 बढ़ाया। 12 को 13 लिख दिया, फिर 1 बढ़ाया। फिर अरे भैया, फिर 1 कम किया, फिर 4 लिख दिया, फिर 9। मतलब क्या कर रहे हैं? पहले 1 कम कर रहे हैं, फिर 1 बढ़ा रहे हैं, फिर 1 कम कर रहे हैं। ओ हो 9 को 11 लिखा है। नहीं, पहले 1 कम किया, 1 बढ़ाया, फिर 1 कम किया। आई 9 होता है और इसे लिख दिया 11। 2 बढ़ाया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ की। फिर 5 को 4 लिख दिया। और ये तो इस चीज का आपने ना पूरा का पूरा ना ध्यान रखना है कि कर क्या रहे हैं। अगर नीचे लिख दूं, नीचे लिख देता हूं 2, 5, 12, 9, 5, 6, ये लिखा हुआ था। इसे लिख रहे थे 1, 6। मैंने यहां पे गड़बड़ की है, ये 11 ही होता है। 11, 11, 4, 4 का मतलब हाँ ठीक है, और 9। यहां पे सही से देख लेते हैं। पहले 1 कम किया, फिर 1 बढ़ाया, फिर 1 कम किया, 2 बढ़ाया, 1 कम किया, 3 बढ़ाया। क्लियर हो गया? आगे बात समझ में। ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। मैं जल्दी करने के चक्कर में वहीं पे करने की कोशिश कर रहा था, गड़बड़ें हो रही थी। यहाँ पे देखिए आप, 19 होता है, 5 होता है, 12 होता है, 4 होता है, 15 होता है, 13 होता है। मुझे कैसे मालूम? नंबरिंग याद है मुझे। आप भी इस तरह से नंबरिंग याद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कोडिंग डिकोडिंग का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नंबरिंग याद कर सकते हैं। टाइम बहुत है अभी पेपर के लिए। पहले 1 कम किया तो 18 आएगा, फिर 1 बढ़ाया तो 6 आएगा, फिर 1 कम किया तो 11 आएगा, फिर 2 बढ़ाया तो 6 आएगा, फिर 1 कम किया तो 14 आएगा, फिर 3 बढ़ाया तो 16 आएगा। तो आपकी शुरुआत 18 से होगी। 18 वाला 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, ये वाला तो बाहर हो गया। फिर 6 आएगा, 6 वाले 2 ऑप्शन, मतलब ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया। फिर 11 आना चाहिए, 11 वाला, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है। फिर 6 आना चाहिए, 6 वाला केवल 1 ऑप्शन है। सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, 11वीं का सी इज द राइट
आंसर 4 से, हाँ 2 बढ़ाया, ठीक है जी, क्लियर है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया तो कमेंट करके बताओ, सारे बच्चों को अवेयर कर दो कि नहीं नहीं यार ये वाला क्वेश्चन सर ने गड़बड़ी से गड़बड़ कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड बेसिक को लिख रहे हैं, तो फिर से मैं अब सीधे सीधे लिख देता हूं, BASIC बेसिक को लिख रहे हैं, DDULE। अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ 2 है, 1 है, 19 है, 9 है, 3 है, यहाँ देखोगे 4 है, 4 है, 21 है, 12 है, 5 है। अगर ऑब्जर्व करोगे तो +2 हो रहा है, फिर +3 हुआ, फिर +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। तो +2 +3 +2 +3 +2 चल रहा है। लीडर को उसी कोड में क्या लिखेंगे, लीडर को अगर मैं लिखूं तो 12 5 1 4 5 18 लीडर के जो नंबर है, +2 से शुरू करूंगा, 14 3 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 21। 14 को देखेंगे तो n हो जाएगा, n वाला 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ये एक ये, फिर h दिख रहा है, तो बी ऑप्शन सीधे सीधे आंसर हो गया। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। मेरी कोशिशें ये हैं कि सारा का सारा जैसे होना चाहिए, जैसे आपको करना है एग्जाम में, बिल्कुल आपकी तरह करूं कि अगर कुछ चीजें गलत हो रही हैं तो बिल्कुल वैसे ही गलत गुलत करके फिर सही करने की कोशिशें करूं, है ना। इसे कहते हैं फाइटिंग स्पिरिट, हार नहीं मानना। एक क्वेश्चन गलत भी हो गया तो वहां पे छोड़ के नहीं भाग जाना कि नहीं नहीं भाग रहे हो, नहीं रुको, करो उसे और फिर आगे चलो। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कबूतर पक्षी और कुत्ता, क्या बताना है भैया, वेन डायग्राम बताना है। तो कबूतर और पक्षी के अंदर, ये बाहर वाला पक्षी को बताएगा, अंदर वाला कबूतर को बताएगा। कबूतर क्या है, एक पक्षी है, ठीक है, और कुत्ता अलग है, डॉग जो है वो अलग है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं, कार्यरत हैं मतलब एम्प्लॉयड हैं, है ना, कार्य एजुकेटेड और एम्प्लॉयड देखना है, तो एजुकेटेड बोले तो ये, एम्प्लॉयड बोले तो ये, इन दोनों सर्कल में मतलब ट्राइंगल में, और इस वाले सर्कल जहां पर ओवरलैप कर रहे हैं उनको जोड़ लो, तो 12 और 6 कितने हो गए, 18 हो गए। कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, उसने इन दोनों को कहा कि इन दोनों में जो कॉमन है, तो 12 भी है और 6 भी है। अब वो 6 के बारे में ये नहीं सोचना है कि ये तो रूलर भी है, उसने मना थोड़ी ना किया है कि ग्रामीण लोगों को मत लो, उसने कहा कि शिक्षित होना चाहिए और एम्प्लॉयड होना चाहिए। अब वो गांव का है, शहर का है, अंतरिक्ष का है, ब्रह्मांड का है, कहीं का भी है, ले लो, बस इस वाले पूरे उसमें आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह पहले बाएं गया, फिर दाएं गया, फिर दाएं गया, फिर दाएं गया और बाएं क्रमवार मुड़ता है, वह अब किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। जब वो आपसे ये पूछे कि वह अब किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो ये सवाल बहुत ज्यादा आसान होते हैं। इस तरह के सवालों में आपने क्या करना है, सीधे बाएं दाएं को ऑब्जर्व करना है। जैसे मैंने देखा बायां और दायां, एक बायां गया मैं, उसके बाद दायां गया, मतलब मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं। फिर से देखो, पहले मैं बायां मुड़ा, इधर गया, फिर मैं दायां मुड़ा तो उसी डायरेक्शन में आ गया ना जिस डायरेक्शन में जा रहा था। तो एक बायां और एक दायां एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर आपने बोला सर यहाँ पे भी दायां और बायां आया है, ये भी काट दिया, तो हमें क्या दिख रहा है, सीधे सीधे उसे किधर जाना है, दाएं जाना है। किसके दाएं जाना है, उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके चल रहा था वो शुरुआत में। तो पहले उत्तर पश्चिम देखते हैं भैया, उत्तर ये है और पश्चिम ये है, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है जी, उत्तर पश्चिम बोले तो नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा था। तो वो आदमी ना ऐसे चल रहा था। अब यहां से उसके दाएं, दाएं का मतलब हो गया राइट हैंड साइड चलना है, तो फेस उसका इधर है तो दायां इस डायरेक्शन में होगा, आप बोल रहे हैं हाँ। फिर यहाँ पे जब आप कंपास को रखते हो तो आपको समझ में आता है कि नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, और ये वाली जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। गॉट इट, समझ में आ गई बात, तो आपने बोला बिल्कुल। कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि भैया आपको सेशन कैसे लग रहा है, सेशन करने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, और लास्ट तक जरूर देखें, आपके ही फायदे के लिए ये सेशन किए जा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन फिर से डायरेक्शन सेंस का है। मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया, तो उत्तर बना लेते हैं। मैं गया जी उत्तर की ओर गया, कितना गया 15 मीटर गया। फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, पश्चिम किधर होता है, इधर ही होता है, कितना मीटर गया इधर 10 मीटर गया। फिर दक्षिण की ओर गया 5 मीटर, 5 मीटर में ऐसा चल लिया जी। और पुनः पूर्व की ओर मुड़ा, पूर्व बोले तो इस दिशा में गया और 10 मीटर जा रहा हूं मैं, मतलब यहीं पे पहुंच गया 10 मीटर, मतलब यहां तक पहुंच गया मैं। अब मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं, देखो आरंभिक बिंदु तो ये था, यहां से ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो गई, तो आप सीधे सीधे कहेंगे जी मास्टर उत्तर दिशा हो गई। ये कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर, प्रारंभिक बिंदु से ये कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। ये सही से पढ़ना है, ये लास्ट वाली लाइन जो है। अगर वो पूछता कि इस बिंदु से आरंभिक बिंदु कौन सी दिशा में, तो आप कहते दक्षिण दिशा में है। इस चीज का आपने मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सैम की स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वीं है और नीचे से 38वीं है। बताओ कक्षा में कुल कितने नए विद्यार्थी हैं। तो बार बार बता चुका हूं आपको कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये करना है। टोटल बच्चे निकल जाएंगे, लेफ्ट बोले तो टॉप से, राइट बोले तो बॉटम से। तो आपने कहा 9 प्लस 38 माइनस 1, कितना आ गया भैया टोटल की वैल्यू। इन दोनों को जोड़ा, मतलब 8 जोड़ा 38 में, तो आ गया 46। 46 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। दर्पण प्रतिबिंब में समय इतना दिया हुआ है भैया। जैसे ही उसने दर्पण प्रतिबिंब कहा, समय बताया और बोल रहा है एक्चुअल समय क्या हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको पता है कि 1160 से माइनस करते हैं, भले ही वो प्रतिबिंब में दी हुई इमेज हो या क्लॉक में दे रखी हो, दोनों को। आपने जब 1160 से इसे माइनस किया तो 51 आ गया, और यहां आ गया 051। 051 का मतलब भैया 12 बजकर 9 मिनट हो रहे हैं, 12 बजकर 9 मिनट हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। यदि माह की 9 तारीख, समझो 9 तारीख को क्या है, तो आपने बोला संडे है, संडे है, तो उससे एक दिन पहले पड़ती है, ओ सॉरी, एक माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है। 9 तारीख मतलब संडे से एक दिन पहले बोले तो सैटरडे को पड़ती है। पूरी लाइन पढ़नी चाहिए ना। देखो मेरी क्या गलती की जो आप गलती करते हैं। सैटरडे को है 9 तारीख। अब आपसे बोला कि उसी दिन की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, 9 में से अगर मैं 7 घटा दूं, 9 में से मैं क्या घटा रहा हूं, 7 घटा रहा हूं, 7 अगर घटाऊंगा तो कितना आएगा भैया, आप बोलेंगे 2 आएगा। 2 तारीख को भी मेरे प्यारे बच्चों सैटरडे आएगा। किसी भी तारीख में 7 जोड़ लो या 7 घटा लो, 7 जोड़ लो या 7 घटा लो, क्योंकि हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, तो वही दिन आता है। जैसे आज संडे है, संडे है और आज तारीख है मेरे ख्याल से 5, 5 तारीख है, 4 तारीख है संडे। तो अब 4 में 7 जोड़ोगे, 4 में 7 जोड़ोगे तो आएगा 11। 11 तारीख को भी संडे ही हो, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो 9 ये हो गया, 2 ये हो गया, 9 में से 2 गया, 2 आ गया सैटरडे। 1 तारीख को कौन सा वार होगा, तो आप कहेंगे फ्राइडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, कुछ डॉक्टर वकील हैं और सभी अध्यापक वकील हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। कमेंट कीजिए और फिर मैं कमेंट में बताऊंगा कि इसका क्या आंसर है, ठीक है। ट्राइंगल्स काउंट करवा रहा है। ट्राइंगल काउंट करने का तरीका बहुत बार बताया है, मगर फिर से आज इसे काउंट करते हैं। कितने त्रिभुज हैं ये जरूर सही से पढ़ना है आपने। देखिए 1 2, ये नहीं है ट्राइंगल, 1 2 3 4 5, एक एक वाले तो 5 आ गए। फिर दो दो वाले देखो, 1 2 3 4 5, 5 आ गए। दो दो वाले भी 5 आ गए, मतलब 2 फिगर को मिलाए और 5 ट्राइंगल आ गए। फिर आपने क्या कहा, 3 वाले मिला लो सर। देखो ये पूरा अगर देखा जाए तो ये ट्राइंगल नहीं है, आपने बोला हाँ है, 3 वाला भी एक ट्राइंगल आ गया। फिर 4 वाले देखो भैया, यही तो है एक 4 वाला, ये सारे मिला लोगे तो 4 वाला ट्राइंगल बन रहा है, 4 वाला भी एक आ गया। आ गया, हाँ आ गया। फिर एक सबसे बड़ा ट्राइंगल, ये क्या ट्राइंगल में नहीं आता पूरा,
तो आप बोलेंगे हाँ ये भी आता है। कितने ट्राइंगल हो रहे हैं? तो आप बोलेंगे 13 ट्राइंगल हो रहे हैं। एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लूं, बिल्कुल ठीक है, बी ही आंसर हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ट्राइंगल फिर से काउंट कर रहे हैं, तो फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक एक वाले कितने आ गए? 8 ट्राइंगल हो गए। फिर दो दो वाले काउंट करो भैया। 1 2 3 4 5 6 6 6 ये आ गए। 14 तो यही हो गए। फिर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, 14 हो गए, 15 16, ये पूरा इधर, ये पूरा एक 14 हो गया और इधर एक 15 हो गया। ठीक है ना? 15 नहीं, 14 तो ये हो गए थे। तो दो और गिन लिए हमने, एक तो ऐसे में और एक ऐसे में। हाँ, दो और हो गए। और एक ये बड़ा वाला भी तो है। तो आपने बोला हाँ। अगर इन सबको जोड़ोगे, 8 6 14, 2 16 और एक 17, 17 सबसे बड़ा नंबर है, यही आंसर हो जाएगा। भैया ये क्या है? नॉन वर्बल रीजनिंग का, नॉन वर्बल रीजनिंग का एनालॉजी है। ठीक है, जैसा इसका और इसमें रिलेशन है, वैसे ही यहां रिलेशन बताना है। तो देखें, आप क्या देखें, ऊपर वालों को देखेंगे तो उनका बदल गए, वो बदल गए। और नीचे वाले को देखोगे इसको, तो ये भी बदल गए भैया, पोजीशन बदल गई। तो ऐसे ही आपने इसमें देखना है, इनकी पोजीशन बदल दो। बदल दो का मतलब है ऊपर वालों की पोजीशन बदल दो। ऊपर वाले कैसे बदल रहे हैं? लेफ्ट राइट हो जा रहे हैं, लेफ्ट राइट हो जा रहे हैं। इन्हें लेफ्ट राइट करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलेंगे नहीं फर्क पड़ेगा। और नीचे वालों को अगर आप ऑब्जर्व करो, नीचे वालों को अगर आप ऑब्जर्व करो, तो इनमें क्या हो रहा है? ये ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसा केवल इसमें है। तो आपने बोला अरे सर, ऐसे तो मिल ही नहीं रहा हमारा। तो इट मींस कि हमें कुछ और लॉजिक सोचना चाहिए। देखो, पहले मैं ना गलत लॉजिक जबरदस्ती सुचवाता हूं कि आप सोचें गलत। ठीक, अब आप क्या करें? आपने देखा कि ये थे, ये बदल गए। ठीक है जी, बदल गए। नीचे वाला भी बदल गया। बदला कहीं भी बदला जी, इससे मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि बिना बदले ऑप्शन, अगर हम ये देख लें कि लेफ्ट राइट बदल रहा है या ऊपर नीचे बदल रहा है, तो उससे तो लॉजिक नहीं मिल रहा। तो बस हमें बदलने हैं। पहले ये देखो, ये दोनों किस में बदल रहे हैं? पहले वाले में बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं। दूसरे वाले में बदल रहे हैं? हाँ बदल रहे हैं। तीसरे वाले में बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं। चौथे वाले में बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं। तो आंसर तो यही होगा। फिर नीचे वाले को भी देखें, ये दोनों भी बदल जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यही आपका सही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, 24वें सवाल में क्या हो रहा है? 24वें सवाल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो पहले सर्कल इधर था, इधर था। ऊपर देखें तो सर्कल अब इधर आ गया, यहां से इस वाली पोजीशन में आ रहे हैं, तो सर्कल अब यहां आ गए। पहले यहां पे था, अब यहां आ गया। यहां पे था, यहां आ गया। ठीक है ना? तो ऊपर वाले जहां नहीं थे वहां आ गया, और नीचे वाले में इस वाली पोजीशन में एज इट इज सर्कल रहे। आपने बोला ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर हम ऊपर वालों पे फोकस करें, तो पोजीशन इधर और इधर आनी चाहिए, जैसा कि इस ऑप्शन में है। और नीचे वाले एज इट इज रहने चाहिए। आपने बोला बिल्कुल, तो ऑप्शन ए ही आंसर होगा। और बीच में पूरे के पूरे सर्कल भर गए हैं, भर गए हैं। तो ये लॉजिक आप दे सकते हैं, ये लॉजिक आप दे सकते हैं। लॉजिक उलूल जुलूल लग सकता है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज के जब भी क्वेश्चन आए, तो आपने उसमें मिरर देखना है, मिरर किधर है। मिरर देखो इधर बना हुआ है, तो भैया इधर को क्या बनेगी? फिगर बनेगी। मिरर में एक चीज का ध्यान रखना कि जो चीज पास है वो पास दिखेगी। क्या पास है भाई? मिरर ये है, इसके पास क्या है? ये वाला पोर्शन है, तो ये यहां आ गया। फिर जो फिश है उसका फेस इधर को ऐसे खुला हुआ है, इधर को खुला हुआ होगा। यहाँ आंख है, आंख आ गई। चक्कू इधर को है ऐसे, और इसमें शेड है यहाँ पर। आपने बोला हाँ ऐसे ही है। ऐसा कोई ऑप्शन हो, ये ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, केवल और केवल सी ऑप्शन
हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। 26वें में भी मिरर इमेज है। 26वें में मिरर इमेज में क्या करोगे भैया, ऐसे होगा। मिरर अब कहाँ बना हुआ है, ये मिरर बना हुआ है, तो इसके पास आपने देखना है। ठीक है, ये वाली लाइन तो एज इट इज आएगी, ये लाइन ऐसे ही आएगी। अब देखो ये वाला ना पास है मिरर के, मिरर की तरफ जा रहा है, और ये वाला मिरर से दूर हो रहा है। ऐसे कोई फिगर हो तो उसे टिक कर दो मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो भैया, फटाफट कमेंट करके बता दो कि क्या लग रहा है। तो आपने बोला ऐसे होगा और ऐसे फिगर होगी। किसका क्वेश्चन है? कंप्लीट द क्या कंप्लीट द फिगर, कंप्लीट द फिगर इसका क्वेश्चन है। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसका और इसका रिलेशन एज इट इज है, मतलब यहां पर जो होगा और यहां पर जो होगा वो एज इट इज होंगे। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है? आपने कहा 27वें का, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन अगेन कंप्लीशन द कट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने एज इट इज जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया उसका 28वें का बताओ ए बी सी डी में से क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 को आप ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन नंबर 29 को आप ऑब्जर्व करें, और आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में दी गई आकृति उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में निहित हो। इंग्लिश में कहें तो एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, मतलब ये वाली जो फिगर गिवन है ना, ये इन सब में से किस में है। तो आपने देखा कि इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखो ऐसे और ऐसे। इसमें क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये ना सीधी लाइन है। यहां पे थोड़ा सा जूम करोगे अगर आप वीडियो को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये यहां पर सीधी लाइन है। गॉट इट? अरे मैंने बना दी तो आप बोलोगे अरे खुद ही बना दी सीधी, लो मिटा दिया इसे। अब देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि आकृति निहित है एम्बेडेड फिगर का। अगेन ये क्वेश्चन है, ये फिगर आपने ऑब्जर्व करनी है, चार ऑप्शंस में से किस में निहित है। कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर है। कमेंट करके आप मेरे प्यारे बच्चों, आप हमें बताइए कि क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रांसपेरेंट शीट है, कागज काटने और खोलने के बाद उसमें पंच किए गए। तो ये देखो यहाँ पे ये पंच हो रहे हैं, इसे अगर मैं यहां लिख दूं, इस तरह से बना दूं, इस तरह से है, और ये यूं है। कितने पंच हैं? एक दो तीन, एक दो तीन। तो कितने दिखने चाहिए? ये तीन तो सीधे स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए ना, केवल और केवल इसी फिगर में दिख रहे हैं ये तीनों एक साथ। और किसी में दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, तो सीधे सीधे सी को टिक करो, ज्यादा कुछ दो देखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आपने कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या आनी चाहिए। देखो जो आसान क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक क्वेश्चन समझा दिया, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है ताकि आप आंसर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, एक श्रृंखला दी हुई है, ये श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज का क्वेश्चन है। आपने जब ऑब्जर्व किया तो क्या ऑब्जर्व किया कि भैया पहले एक आयत था, एक रेक्टेंगल था, अंदर चले गया, फिर रेक्टेंगल मतलब इसका इसके साथ, और ये जो शेडेड पोर्शन है ये नीचे की तरफ आ गए। तो इसमें ये पहले ऊपर की तरफ थे, अब ये नीचे की तरफ आ जाने चाहिए। नीचे की तरफ आ जाने चाहिए का मतलब है कि भैया बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। आ गई बात समझ में? अब कोई कुछ कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि डी क्यों नहीं हो सकता? भाई डी भी हो सकता है। इस तरह की जो फिगर्स हैं इनमें इन्हें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई क्या ये सर्कल तो नहीं घुमा रहा। अब हम इसमें से ना आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हाँ सर्कल भी घूम रहा होगा। अगर आप मान के चल रहे हो कि सर्कल भी घूम रहा है बोले तो ऐसे घूम गया, तब तो आप डी की तरफ चले जाओ। और अगर आप मान रहे हो कि नहीं एज इट इज है, केवल वही घूम रहे हैं जो शेडेड पोर्शन है, तो बी सही आंसर होगा। आपको क्या लगता है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए और अपना रीजन भी दीजिए। इसी तरह से तो क्वेश्चन में पेपर में आ जाते हैं और फिर आपको क्या लगाना पड़ता है? प्रत्यावेदन लगाना पड़ता है कि रीजनिंग का ये वाला सवाल क्या है।
यूके पीएससी को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, उनके एक्सपर्ट को भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ना दें जिनके दो दो आंसर हो जाएं। ठीक है, यही वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके दो दो आंसर्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है सीरीज का क्वेश्चन है, यहां से यहां पहुंचे और फिर यहां पहुंचे और फिर यहां पहुंच रहे हो भैया। तो क्या हो रहा है, आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि पहले 2 पत्ती थी, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, अब कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। 8 वाला केवल एक ही ऑप्शन है। पहले किसी एक चीज पे फोकस करो लाइफ में भी, है ना, एक चीज पे फोकस करो, अगर वो चीज मिल जाती है तो फिर दूसरी पे फोकस करो। मगर हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों पे साथ में फोकस कर देते हैं, फिर हमारा कुछ नहीं हो पाता, कहीं नहीं पहुंच पाता। क्वेश्चन नंबर 35 अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसमें वर्गीकरण कह रहा है। ये भी किसका है, नॉन वर्बल रीजनिंग में क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक तरह के जो हैं उन्हें साथ में रखो। अब अगर आप ऑब्जर्व करो, ऑप्शन नंबर ए 3 और 8 एक जैसे दिख रहे हैं। ट्राइंगल है और शेडेड ट्राइंगल अंदर है चिपका हुआ, सर्कल है और शेडेड सर्कल अंदर है 8 में। तो 1 3 8 वाला केवल एक ही ऑप्शन है। फिर आप देखेंगे 2 5 7, 2 5 और 7, हाँ ठीक है, फिगर गिवन है, उनके बीच में एक सर्कल बना हुआ है, ठीक चल रहा है जी, क्रॉस चेक जरूर कर लेना। 4 6 9, तो 4 में देखा, 6 में देखा और 9 में देखा। आपने बोला अरे हाँ ये तीनों तो बिल्कुल एज इट इज हैं, एक ही तरह के हैं, जो एक ही तरह के ना उन्हें एक साथ रख लिया। आर्ग्यूमेंट आज जो हम कर रहे हैं ना, वो आर्ग्यूमेंट बेस्ड स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट से आप क्या समझते हो, मैं आपको ना एक इसको करने का ना एक प्यारा सा तरीका बताता हूं। मान लो कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो और दूसरी पार्टी वाला भी है जो उसके अपोजिट है। जब आपको ऐसी वाली वाइब आने लगे कि अपोजिट जो आपके अपोजिशन में है वो बात सही कर रहा है, आप उसको नहीं काटो। होता है ऐसा कई बार, आप कहते हो नहीं बात तो तुम्हारी भी सही है, हमारी पार्टी ये वाला काम सही नहीं कर रही है। इट मीन्स कि वो आदमी जो तर्क दे रहा है वो सही तर्क दे रहा है। इस तरह से इस वाइब के साथ अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आप कर पाएंगे। समझिए, क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा भैया, आपके पास एक कथन दिया हुआ होगा, एक स्टेटमेंट दी हुई होगी। एक स्टेटमेंट जब आपको दी हुई होगी, फिर उस पे दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, दो आर्ग्यूमेंट गिवन होंगे। अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स में से कौन सा ज्यादा मजबूत है। इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहला केबल मजबूत है, दूसरा मजबूत है, या तो पहला मजबूत है या दूसरा मजबूत है। चौथे में दे रखा है ना तो पहला मजबूत है ना दूसरा मजबूत है, और पांचवें में दे रखा है दोनों के दोनों मजबूत हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना सही से। जैसे इसने कहा कि क्या ग्रामीण भारत में कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए। अब आपने इसे जज नहीं करना है स्टेटमेंट को, आपने बस आर्ग्यूमेंट देखने हैं। आर्ग्यूमेंट देखा आपने कि हाँ क्योंकि इससे अधिक उत्पादन होगा, बात तो सही कह रहा है, मशीन आएंगी, हाँ बात तो सही है। अगर आपका दिल आपसे ये कहे हाँ बात तो सही है, तो आर्ग्यूमेंट सही ही सही होना है। हाँ, क्योंकि इससे क्या होना है, अधिक उत्पादन होना है, ये तर्क मजबूत दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि मशीन आएंगी तो क्या होगा, अधिक उत्पादन होगा। दूसरा, आपने जब तर्क पढ़ा, नहीं इससे बहुत से ग्रामवासी बेरोजगार हो जाएंगे। ग्रामवासी बेरोजगार कैसे हो जाएंगे, एक चीज देखो, जब ट्रैक्टर आए तो ट्रैक्टर आने से कौन बेरोजगार हुआ, क्या लोग बेरोजगार हो गए ट्रैक्टर आने से, नहीं, लोगों ने ज्यादा खेती करनी शुरू कर दी। ट्रैक्टर आए, ट्रैक्टर चलाने वालों का रोजगार और बढ़ गया, है ना। बेरोजगार हुए क्या, वो इंस्ट्रूमेंट बेरोजगार हुए, वो बैल बेरोजगार हुए, वो बैल हटा दिए हमने। इंसानों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए जो पहला तर्क है वो सही है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आप देखिए, इसी तरह से सोचना है। क्या लड़कियों को जूडो कराटे जैसी कला सीखनी चाहिए, क्या लड़कियों को जूडो कराटे सीखने चाहिए। तो आप कहेंगे कि हाँ जी क्यों नहीं सीखने चाहिए, बदमाशों के विरुद्ध आत्म सुरक्षा में सक्षम बनाएगा, बात तो ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये वाली वाइब आपको आने लग जाए, इट मींस की तर्क सही है। नहीं, इससे अपना स्त्री अनुग्रह खो देती हैं। दूसरे वाले तर्क में आपको मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है मतलब मजबूत तर्क नहीं है, केवल और केवल पहला ही तर्क सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखा आपने,
क्या वस्तुओं को किस्तों में खरीदना ग्राहक के लिए फायदेमंद होता है? चलिए तर्क देखते हैं। हाँ, एक ग्राहक को कम पैसे खर्च करने होंगे। क्या भैया जब आप किस्तों में कोई चीज खरीदते हो तो क्या आपको कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं? क्या सस्ती पड़ जाती है वो चीज? तो आप कहेंगे नहीं। ये जो तर्क है ना, ये सही से नहीं बता पा रहा, इसे कहना चाहिए था। अब इसे सही करने की कोशिश मत करो, इसे जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो, जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा था तुम्हारे लिए। नहीं करो। आप ये देखो, क्या ये जो लाइन लिखी हुई है ये क्या मजबूत है अपने आप में, कि जो ऊपर तर्क कथन दिया हुआ है उसको मजबूती से हाँ कहे या मजबूती से ना कहे? तो आप पा रहे हैं कि मजबूत नहीं है। वैसे भी जब आप कोई चीज किस्तों में खरीदते हो तो वो चीज सस्ती नहीं, कम खर्च में नहीं, महंगी पड़ती है। महंगी पड़ती है। यस, इट हैज टू पे लेस। कम पे नहीं करना पड़ता, आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। मतलब अगर 10,000 का फोन आप किस्तों में खरीदते हो तो वो 10,000 का नहीं, 11-12 हजार रुपए का आपको पड़ जाता है। एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा तर्क देखते हैं। नहीं, किस्तों में व्यय करने से पारिवारिक बजट में नुकसान होता है। ये तो पता नहीं कहां से तर्क ले आया। दूसरा तर्क भी क्या है, गलत है। जब तक वो मजबूती के साथ आपको वाइब ना दे दे कि नहीं नहीं भाई ये बात तो सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्या उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए पूर्णतः बंद कर देना चाहिए? ऐसे नहीं कि स्टेटमेंट कोई गलत और सही कह रहे हो, स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, उसके तर्क देखने हैं आपने। तर्क, तर्क पे फोकस करना है। तर्क क्या कह रहा है? ये कह रहा है नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यह देश के भविष्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगी। अगर बंद कर दिया तो बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अब इसे समझते हैं। क्या उच्च शिक्षा से क्या देश की प्रगति होती है? हाँ, बिल्कुल उच्च शिक्षा से देश की प्रगति होती है। जो जितनी डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें उच्च शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है। वही रिसर्च टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं और उससे पैसे बनाती हैं। समझ रहे हो? ये तो मैं टेक्नोलॉजी के सेंस में कह रहा हूं। ऐसी मेडिकल में भी जो रिसर्च करते हैं वहां से वो दवाइयों में डेवलप करते हैं। ऐसी वो हिस्ट्री विस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह में जो रिसर्च करते हैं उससे वो और तरह से क्या करते हैं, तरक्की करते हैं। तो वो उच्च शिक्षा जरूरी है देश की प्रगति के लिए। वही देश सबसे ज्यादा प्रगति में है, डेवलप्ड है, जिनकी उच्च शिक्षा हाई लेवल की है। हमारे यहां तो पैसे दे के लेके पीएचडी हो जाया करती है ना। रिसर्च पेपर कोई और लिख दिया करता है, उससे नहीं हो रही है क्योंकि रिसर्च ही नहीं है। नोबेल प्राइज ही नहीं आ रहे हमारे यहाँ। किस पे? साइंस पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, है ना। तो नहीं आ रहे हैं तो भैया कम आ रहे हैं, मतलब उतने नहीं आ रहे हैं, है ना। तो हम वहां पे नहीं कर रहे हैं रिसर्च। कुछ कुछ तो आए हैं, ऐसा नहीं है ना। सीवी रमन का नाम ले लोगे आप, ऐसे ही आप किसका नाम ले लोगे, और लोगों के नाम ले लोगे। और बताओ कि साइंस में कहां कहां पर इंडिया को नोबेल प्राइज मिला, नाम बताइए। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही कहा गया है कि नहीं, उच्च शिक्षा को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि भविष्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगी। हाँ, एक शिक्षित बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगी। ये क्या उलूल जुलूल सा तर्क दे रहा है? ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो 39 का केवल और केवल पहला ही तर्क सही है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आ गए। ब्लड रिलेशन का बहुत प्यारा सा सवाल है। और ब्लड रिलेशन में मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि भैया जो भी ऊपर वाली जनरेशन है उन्हें ऊपर लिखो, जो साथ वाली जनरेशन उन्हें साथ में लिखो, जो नीचे वाली जनरेशन है उन्हें नीचे लिखिए। अगर आप ये वाला काम कर रहे हैं तो कभी आपका ब्लड रिलेशन गड़बड़ नहीं होना है। आपका ब्लड रिलेशन कभी गड़बड़ नहीं होना है। आपसे कहा जा रहा है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है। ए जो है ना भाई है, किसका भाई है भैया? बी का भाई है। सी डी का पिता है। सी जो है ना वो डी का पिता है। अब सी और डी ना यहां पे जुड़ नहीं पा रहे, तो अगली लाइन पे चले जाओ। ई बी की माता है। बी की माता कौन? ई को बना दो मां। किसकी मां बना दो? बी की मां बना दो। ए डी का भाई है। ए भी आ गया। ए जो है ना डी का भाई है। ए जो है डी का भाई है। ठीक है जी। ए भाई है, अभी भी भाई हो रहा है। ए बी का भी भाई था और ए डी का भी भाई है। नहीं, ए तथा डी भाई है। अच्छा, दोनों भाई हैं, ये भी भाई है।
अब आपसे क्या कह रहा है, ये वाली लाइन मिल गई, सी डी का पिता है, सी जो है ना वो यहां आएगा और वो हो जाएंगे पिताजी। किसके पिताजी हैं भैया, डी के पिताजी हैं। मतलब सी और ई कौन है, हस्बैंड और वाइफ हैं। आपसे कहा जा रहा है कि ई का सी से संबंध बताओ, मतलब ई को सी क्या कहेगा, तो क्या कहेगा, पत्नी कहेगा, पत्न आई मीन सॉरी पत्नी जी कहेगा। क्या कहेगा, पत्नी जी कहेगा। गॉट इट, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। एक औरत एक आदमी का परिचय देते हुए कहती है कि उसकी माता के भाई का पुत्र। उसकी माता का मतलब क्या हो गया, द इंग्लिश में पढ़ लें, द सन, एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। उसकी माता, हर मदर मतलब अपनी माता। औरत अपनी माता के भाई के पुत्र का परिचय करवा रही है। अब उसकी माता मतलब औरत की माता, औरत माता के भाई का पुत्र। तो मैंने बना ली औरत की मां बनाई, भाई बनाया, पुत्र बनाया। आदमी का औरत से क्या संबंध है, मतलब मां के भाई का पुत्र। अब आदमी को मतलब इस आदमी को औरत क्या कहेगी, क्या कहेगी भैया, कजन कहेगी। क्या कहेगी, कजन कहेगी, मां के भाई का वो है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में चलो। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 5 साल पहले अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी थी। 5 वर्ष बाद वह दुगुना बड़ी हो गई। अशोक की वर्तमान आयु बताइए। आप इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करें, देखो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप क्या करें इस तरह के क्वेश्चंस में, मैथ्स में कैसे करते हैं वैसे ही कर लो। ठीक है, 5 साल पहले एक जगह लिख लो माता, एक जगह लिख लो अशोक। गॉट इट, अशोक और माता लिख लो। अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी है, मतलब अशोक 1 साल का है तो माता 3 साल की है। कितने साल पहले की बात चल रही है, 5 साल पहले। पहले फिर आपसे क्या कह रहा है, 5 साल बाद। 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो रहा है, इस पे फोकस आपने करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक का अशोक है और दुगने की माता है। एक चीज का ध्यान रखना कि दो लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। माता और अशोक की एज के बीच में यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। इन दोनों डिफरेंस को क्या करो, बराबर करो। यहाँ 2 का है तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दो, 2 की गुणा कर दो, 2 की गुणा कर दो। अब आपको दिख रहा है कि माताजी 3 से 4 साल की हो गई। ये होने में कितने साल लगे, तो आपने बोला 10 साल लगे। यहाँ कितने साल लगे, 1। यहाँ 1 का जो मान है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। अशोक 5 साल पहले 10 का था, आज कितने का होगा अशोक, तो आप कहेंगे 15 साल का हो जाएगा। गॉट इट। अगला सवाल आ गया भैया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बेस्ड ये टॉपिक है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भैया इसको और इसको यूज करो और 290 ले आओ। तो आपने बोला 14 और 15 को जोड़ लें तो 29 होता है, 29 का 10 गुना करें तो 290 है। ऐसी 16 और 17 को जोड़ लें तो 33 होता है, 33 का 10 गुना करें तो ये है। 18 और 19 को जोड़ा 37 आ गया, 18 36 और 1 37, 37 का 10 गुना किया तो 370 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, कह रहा है कि एक 300 पेज की पुस्तक के पहले पेज में इतने और प्रत्येक लाइन में 10 शब्द हैं, तो पूरी किताब में कुल कितने शब्द हैं। तो 300 तो पेज हो गए भैया, हर पेज में कितनी लाइन है, 20 लाइन है। और हर लाइन में कितने शब्द हैं, 10 शब्द हैं। तो 1 2 3 4, 4 जीरो वाला आंसर होगा। तो ये है 4 जीरो वाला, और 3 दूनी 6 होता है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। चिड़ियाघर में क्या है, खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 200 है, भैया यदि सिरों की संख्या 200 है, 200 अगर सिर हैं, 200 अगर क्या है
सिर हैं तो टांगों की संख्या इतनी है। अब एक चीज समझो, सिर अगर 200 हैं, मतलब टोटल जो जानवर हैं वो 200 हैं। आपसे कह रहा है कि कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। आप क्या करें, कबूतर मान लो जी, मैंने मान लिया कबूतर, और दूसरी जगह मैंने लिख दिया कबूतर खरगोश। खरगोश, गोश, खरगोश, कितना खरगोश, मैंने मान लिया कि 110 है। कबूतर अगर 110 है तो खरगोश तो खरगोश कितने हो जाएंगे भैया, 90 हो जाएंगे, क्योंकि सिरों की संख्या कितनी है, 200 है। कबूतर 110 है तो पैर कितने हो जाएंगे, 220 हो जाएंगे। खरगोश अगर 100 इतने हैं तो पैर कितने हो जाएंगे, इसको 3 से गुणा करोगे, 300 4 से गुणा करोगे, इतने पैर हो जाएंगे। 220 और 360 को जोड़ लो, आपने बोला 580 होता है मास्टर, तो यही सी आंसर सही है। डायरेक्ट मैंने इस पे चेक किया। मान लो कि अगर ये नहीं आता तो दूसरे पे चेक करता, जो पैरों की संख्या मेरे को 580 दे देता वही ऑप्शन सही होता। अगला क्वेश्चन देखा भैया, 23 और 5 को यूज कर रहे हैं, 23 और 5 को यूज कर रहे हैं और आपका आंसर आना चाहिए कितना, 56। तो 23 और 5 होता है 28, 28 का दुगना करोगे तो आ जाएगा 56। ऐसे ही 6 और 7 को जोड़ोगे आ जाता है 13, 13 का दुगना करोगे तो आ जाता है 26। 2 और 5 को जोड़ोगे आ गया 7, 7 का दुगना किया तो आ गया 14, 7 और 5 को जोड़ दिया तो आ गया 12, 12 का डबल कर लिया तो आंसर आ गया 24। स्पाइडर क्या है, इंसेक्ट है। मकड़ी क्या है, कीट है। तो मच्छर, सॉरी मगरमच्छ क्या है, मगरमच्छ क्या है, मगरमच्छ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रेप्टाइल है। कार्निवोरस, नहीं कार्निवोरस में नहीं गिन रहा, वो उसकी प्रजाति बताना ना, इंसेक्ट प्रजाति का है। क्रोकोडाइल किस प्रजाति का है, रेप्टाइल प्रजाति का है, रेंगने वाली प्रजाति का है। 6 से 222 तक पहुंचना है, तो आपने कहा 6 का क्यूब प्लस 6 करेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, उसमें 6 जोड़ो, 222 आ गया। ऐसे ही 7 का क्यूब कितना होता है, 343, उसमें 7 जोड़ो, 350 आंसर हो जाएगा। भैया अलग क्या है, आयत, वर्ग, घन, त्रिभुज। भाई क्यूब अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि ये 3D फिगर है। क्या फिगर है, 3D फिगर है, और सब क्या है, 2D फिगर हैं, 2 डायमेंशंस में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ग्रेस्प को ये लिख रहे हैं, क्रेन को क्या लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। अगर आप यहां तक हमारे साथ आ गए हैं तो आपको ये बताना है कि आपको हमारा सेशन कैसे लगा, किन टॉपिक्स को आप चाहते हैं कि हम इंक्लूड करें, किन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको कराएं। पेपर की तरह बनाने की पूरी पूरी कोशिश है हमारी, कि जैसे सारे के सारे टॉपिक के एक दो क्वेश्चंस आपके पहुंच जाएं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है, दिक्कतें ना आए। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और नहीं भी आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या नहीं पसंद में आया। बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। नेक्स्ट वीक भी हम अपना रीजनिंग का सेशन 50 क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस पेपर है वो जरूर लेके आएंगे। इससे पहले हम बता ही चुके हैं कि क्या आपने इसके लिए करना है। और बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ, पढ़ते रहिए, करते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।